प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं 804 जो आपका पेपर है, भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास। इसके सेट डी की बात कर रहे हैं। आपके पास सेट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जो भी है आपके पास में, उसमें आप क्वेश्चंस मैच कर सकते हैं। केवल क्वेश्चंस के जो क्रमांक है वही चेंज होंगे, बाकी आपका सेम ही रहेगा पेपर। सारे क्वेश्चन सेम मैच मिलेंगे आपको। तो अपना आपका अगर सेट ए है तो भी आप चेक कर सकते हो, सेट बी है और सेट सी है तो भी आप चेक कर सकते हो इसी वीडियो के माध्यम से। इसमें जो पहला प्रश्न आपका है एमसीक्यू का, इसको देखते हैं। यहाँ पे है आपका सही विकल्प चुनना है। आगत वर्णों की संख्या है। आगत वर्ण जो है उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या होती है 3। ठीक है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं आगत वर्ण में? एक तो आ जाता है और ज आ जाता है और फ आ जाता है। एक आपका आ जाता है, जैसे डॉक्टर है, लॉयर, इस तरह से बोलते हैं, तो ये एक आ जाता है। उसके अलावा आपका एक आ जाता है ज, ज से जग वाला, ये इसके नीचे एक छोटी सी डंडी रहती है, बिंदु रहती है। और एक आ जाता है आपका फ। ठीक है। तो इस तरह के 3 जो हैं आपके आगत वर्णों की संख्या है। आगे बात करते हैं, भाषा शिक्षण की नवीन पद्धति है। भाषा शिक्षण की नवीन पद्धति जो है वो डाल्टन पद्धति है। स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, श्रवण कौशल विकसित की विधि, विकास की विधि है। श्रवण कौशल को विकास की विधि मैंने आपको समझाया था, तो उसमें भाषण विधि जो है प्रमुख है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सतत मूल्यांकन का क्षेत्र है। सतत मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वो कैसा है? छात्र की अभिरुचि और छात्र की सृजनात्मकता और अ और ब दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सतत मूल्यांकन का जो क्षेत्र है ना, उसमें छात्र की अभिरुचि और छात्र की सृजनात्मकता, ये दोनों को शामिल किया जाता है। तो अ और ब दोनों ही शामिल हो जाएंगे, तो 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह शब्द वो कहलाते हैं जिसमें आपका डंडियां ना होकर के क्या लगता है, ऊपर मात्राएं या पीछे मात्राएं लगती हैं। तो यहाँ पे अंग और अह, ये दो जो है अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका 100 ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस के आंसर हुए। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन है। शिशु क्रंदन के क्या कारण है? क्रंदन वाला मैंने कल वीडियो बनाया था, उसमें आपको समझाया था कि शिशु क्रंदन कब करता है? जब उसको अपनी कुछ बात मनवानी होती है या कुछ अपनी माता तक बात जो है पहुंचानी होती है, तब क्रंदन करता है। यानी कि उसके शारीरिक लक्षण या शारीरिक कोई भी उसके कष्ट है तो वो क्रंदन करेगा। उसको भूख लगी होगी तो वो क्रंदन करेगा। ठीक है। तो इस तरह से शिशु क्रंदन करता है। तो 2 कारण आपको लिख देने थे। तो क्रंदन का मतलब होता है रोना। यहाँ पे लिखा हुआ है क्राइंग। क्यों इन्फेंट, जो छोटा सा बच्चा है, शिशु है, वो क्यों रोता है? तो या तो उसको शारीरिक तकलीफ है कोई, या उसको भूख लगी होगी तभी रोएगा। तो 2 तरह के आप तकलीफ इसमें सिंपली लिख सकते थे। सक्रिय अधिगम पद्धति के 2 उद्देश्य लिखने हैं। एक्टिव लर्निंग मेथोलॉजी के 2 उद्देश्य क्या हो सकते हैं, ये आपको बताने हैं। जो पहला उद्देश्य हो जाएगा सक्रिय अधिगम पद्धति का, उसमें हम बता सकते हैं कि छोटी कक्षाओं में इसके द्वारा जो है सफल शिक्षण कराया जा सकता है। ठीक है। सफल शिक्षण के उद्देश्य जो है सक्रिय अधिगम पद्धति छोटी कक्षाओं में अपनाया जाता है। ये इसका उद्देश्य है। छोटी कक्षाओं में अगर सफल शिक्षण कराना है तो हम जो है सक्रिय अधिगम पद्धति को यूज करेंगे। उसके अलावा दूसरे अगर हम विशेषता लिखें तो क्या लिख सकते हैं इसमें? सक्रिय अधिगम पद्धति में जो दूसरा है, विद्यार्थियों को जब पढ़ाया जाता है तो हम अपना लेसन प्लान या यूनिट प्लान जो बनाते हैं वो पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं। तो इसका उद्देश्य है कि अपना लेसन प्लान या फिर आपका यूनिट प्लान को निर्धारित कर लेना। तो इसका ये उद्देश्य है। तो इस तरह से 2 उद्देश्य इसमें आप लिख सकते थे। नेक्स्ट जो है, प्रहसन क्या है? देखो, प्रहसन जो है ये नाटक का एक स्वरूप है। क्या है ये नाटक का एक प्रकार है या स्वरूप है। प्रहसन क्या होता है? नाटक का एक प्रकार या स्वरूप होता है, जिसमें हास्य रस की प्रधानता होती है। इसमें क्या होती है? हास्य रस की प्रधानता होती है। और इसमें जो नायक है वो राजा हो सकता है, या कोई धनी हो सकता है, या कोई ब्राह्मण हो सकता है। बस इतना लिख देते तो यह आपका प्रहसन कंप्लीट हो जाता। नेक्स्ट जो है आपका, गद्य एवं पद्य काव्य में अंतर। बता चुका हूं मैं आपको पहले ही, मैंने बताया था कि वीडियो बना दिया है, उसको चेक कर लेना। गद्य जो है, इसके गद्य की बात करूं तो गद्य में क्या होता है, विषय जो है विचार प्रधान होते हैं। मतलब आप उस पर आराम से विचार कर सकते हैं। लेकिन पद्य के विषय जो है भाव प्रधान होते हैं।
या पद का विषय जो है वो भाव प्रधान होता है, उसमें भावनात्मक चीज़ें ज़्यादा जुड़ी रहती हैं। और गद्य का जो है इसमें आपका विषय जो है विचार प्रधान होता है, इसमें आप विचार आसानी से कर सकते हो, इसमें भाव ज़्यादा देखने को मिलता है। गद्य में जो है तर्क, बुद्धि और विवेक, चिंतन का अंकुश रहता है। मतलब गद्य आप पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा बुद्धि ये अपना लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? आपको चिंता करने की या मतलब मन में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन पद जो कविता है, ये आपको अपनी बुद्धि को ढंग से उसमें लगाना पड़ता है, उसके वाक्यों को समझना पड़ता है, क्योंकि एक-एक वाक्य का अर्थ अलग-अलग निकलता है। तो ये हो जाता है। इसमें क्या है, कल्पना बहुत ज़्यादा होती है। पद्य में जो है कल्पनाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं। गद्य की बात करें तो इसमें जो है तथ्यों का वर्णन ज़्यादा पाया जाता है। गद्य में जो है तथ्यों का वर्णन ज़्यादा, जो सच है उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। पद्य में जो है, ये जो है आपका सूक्ष्म स्तर पे होता है, और जो है इसमें आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये संकेत देता है आपको। संकेतों के माध्यम से आप कोई कविता पढ़ोगे तो उसमें संकेत रहेगा, लेकिन आपको उसका भावार्थ समझ में नहीं आएगा कि वो कविता कहना क्या चाहती है। तो उसमें संकेतों के माध्यम से उसको समझना पड़ता है। और जो है गद्य की बात करें तो इसमें जो भी आपके शब्द हैं या वाक्य हैं, ठीक है? या जो उनका अर्थ है वो क्या होता है, सामान्य होता है। मतलब आसानी से समझ सकते हो। पद जो है, कविता जो है, इसमें जो वाक्य हैं, अर्थ हैं, वो थोड़े से जो है वो कैसे होते हैं, सामान्य नहीं होते हैं, ठीक है? वो विशिष्ट होते हैं। तो ये सारे के सारे अंतर है, कोई भी 2 अंतर लिख देते। पोर्टफोलियो से आप क्या समझते हैं? तो पोर्टफोलियो तो आप जानते ही हो, मैं बता चुका कई बार। पोर्टफोलियो क्या करता है, विद्यार्थियों द्वारा संपन्न कार्यों का उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित संकलन करता है, ठीक है? उसका जो भी फाइल में, उसके पोर्टफोलियो में जो भी उसकी विशेष कक्षागत जो उपलब्धियां हैं, जो एग्ज़ाम रिलेटेड है, या फिर उसके जन्म आधारित जो भी चीज़ें हैं, मतलब विद्यालय के पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे इस पोर्टफोलियो में रखे जाते हैं। तो इसको सिंपलेस्ट वर्ड में आप लिख सकते थे कि जो है इसमें विद्यार्थियों द्वारा संपन्न कार्यों का पूरा व्यवस्थित ढंग से जो है पत्रोच्चार या फिर कह सकते हैं व्यवस्था रखी जाती है, संकलन होती है इसमें, ठीक है? ये बहुत ही छोटा सा पोर्टफोलियो होता है, इसमें विद्यार्थियों का संपन्न कार्यों को व्यवस्थित रूप से जो है रखा जाता है। उसमें विद्यार्थियों के द्वारा किए गए कार्य को, उनके मूल्यांकन को, साथ ही साथ उनके द्वारा किए गए पिछले जो भी अभ्यास है उनका सारा समाकलन जो है इस पोर्टफोलियो में मिलता है। त्रिभाषी नीति से आप क्या समझते हैं? त्रिभाषा सूत्र मैंने आपको बताया था। तो त्रिभाषी नीति क्या कहती है? ये जो है एक ऐसी नीति है, इसका उद्देश्य ये था कि भाषा शिक्षण के तहत बच्चों में बहुभाषिता, यानी कि त्रिभाषा है तो 3 लैंग्वेज डेवलप करना है भाई। तो इसका नीति क्या कहती है? त्रिभाषा नीति ये कहती है कि शिक्षण के तहत बच्चों में बहुभाषिता और राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ाए, ठीक है? तो ये इसकी नीति कहती है, क्योंकि 3 भाषाएं पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय सद्भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अलग-अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं तो। तो इसके ये आंसर हो गए। अब आते हैं बड़े क्वेश्चन पे। भाषण शिक्षण पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो भाषा शिक्षण की पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या-क्या हैं, ये हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में। भाषा की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डाली, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। दोनों में से कोई एक ही करना था आपको। बच्चे में पढ़ने के कौशल को विकसित करने की विधियों का वर्णन कीजिए। तो ये मैंने बताया था, पठन कौशल और आपका जो है श्रवण कौशल, दोनों बताए थे। तो आप पठन कौशल को इसमें लिख सकते थे। दोनों के दोनों मैंने आंसर्स आपको दिए थे लास्ट वीडियो में। भाषा शिक्षण की संदर्भ सामग्री का वर्णन कीजिए। तो भाषा शिक्षण की संदर्भ सामग्री क्या होती है? रेफरेंस मटेरियल क्या होता है? जिसमें आपका दृश्य और श्रवण दोनों सामग्रियाँ आ जाती हैं, ठीक है? दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ जो है इसमें आ जाती हैं। हम ऑलरेडी पहले के क्वेश्चन पेपर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको आप आसानी से अपने मन से भी बना के लिख सकते थे। बट आपको कोई एक ही करना था तो आप आसानी से इसको कर सकते थे। बस ये छोटा सा पेपर था, अच्छा पेपर रहा है आपका और बढ़िया पेपर रहा है ये। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने आंसर्स जान लिए होंगे। आगे देखेंगे हम आपके नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशंस को। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।